प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकता और सहयोग की जरूरत पर दिया जोर। कहा, बातचीत से निकाला जाए हर संघर्ष का समाधान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 28.18% हुआ मतदान। 230 सीटों पर मतदान जारी। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। पीएम मोदी ने की युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 19.67% हुआ मतदान। दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग जारी। चुनावी मैदान में 958 उम्मीदवार। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री ने हर वोट को लोकतंत्र के लिए बताया बहुमूल्य। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल IPEF निवेश फोरम की बैठक में लिया हिस्सा। एपेक देशों के सस्टेनेबल, क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में भारत का किया प्रतिनिधित्व। भारत और अमेरिका ने $1 अरब के US इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा की। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का शपथ ग्रहण समारोह आज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग मिलने का किया दावा। अस्पताल परिसर के निकट एक महिला बंधक के शव मिलने का भी किया दावा। हमास ने खबरों को बताया झूठ। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि इसमें 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन सभी के हित समान है, सभी की प्राथमिकताएं समान हैं। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। पीएम ने AI के दौर में प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी।
पीएम ने कहा कि वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़ें। जब मैं 5 C's की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में कुलगाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुलगाम जिले के समनो गांव में गुरुवार दोपहर से ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से यह ताज़ा खबर आ रही है, जहां कुलगाम जिले के समनो गांव में दोपहर से ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई, जहां दोनों ओर से गोलीबारी हुई। और ताज़ा जानकारी के अनुसार यहां 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी यहां मिली है और मुठभेड़ स्थल पर 5 आतंकियों को मार गिराया है। और ये इलाका है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 5 आतंकी को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। और अभी भी इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है कुलगाम जिले के समनो गांव से, ये जो खबर आ रही है जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की जो गुरुवार से मुठभेड़ चल रही थी, उसमें सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ को ये कामयाबी मिली है और आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जारी है और कुलगाम के समनो गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है जारी है, जिसमें ताज़ा खबर के अनुसार 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की ये जो भिड़ंत हो रही थी, गुरुवार से हो रही थी, और ये दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले की खबर है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर डार जुड़ चुके हैं। शबीर, ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से खबर आ रही है जहां सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कौन है ये 5 आतंकवादी? क्या कोई खबर अभी मिल पाई है? अभी ये जो एनकाउंटर है कल रात से, ये कल दिन से ही चल रहा था। कल रात फिर उसको सस्पेंड किया गया। तो आज सवेरे जो है सुरक्षा बलों को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें ये खबर मिली है कि 5 आतंकियों को मार गिराया है। और अभी तक ये जो है इस एनकाउंटर साइट पे तलाशी कार्रवाई जारी है, ऑपरेशन जारी है। ये किस तंजीम से वाबस्ता है भी, इनका जो पूरा आइडेंटिफिकेशन भी करना बाकी है। कुछ समय बाद जो है पुलिस के जो यहाँ सीनियर कर्मचारी है वो कॉन्फ्रेंस करेंगे और उम्मीद है कि इन जो आतंकियों की है, लेकिन पता जाता है कि ये जो है आतंकी लोकल आतंकवादी है, किस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है, उसकी तस्दीक नहीं हुई है। जी, और ये भी सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है शबीर कि इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं।
हाँ, जिस नेचर का ये एनकाउंटर हुआ और जिस इसमें 2 दिन लगे हैं उनको वहाँ पे एनकाउंटर साइट पे, तो जाहिर सी बात है कि काफी असला और एम्युनिशन इनके पास होगा। वो सारा रिकवर हो चुका है। वो भी जैसे मैंने बताया कि अभी जो है सीनियर पुलिस के कर्मचारी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उसका भी खुलासा करेंगे कि कितना भारी मकदार में जो है वहाँ पे आर्म्स एंड एम्युनिशन उसको रिकवर किया गया है। ठीक बाशमीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से ये खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादी जो ये मुठभेड़ चल रही थी गुरुवार से, उसमें सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और अब तक 28.18% मतदान हो चुका है। और मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा। कुछ विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसमें बालाघाट जिले के बेहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीट और मंडला और डिंडोरी जिले के कुछ मतदान केंद्र शामिल हैं। 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की हॉट सीट की बात करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3000 आदर्श मतदान केंद्र और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी कि ग्रीन मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में राज्य के कद्दावर नेता भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में मताधिकार का उपयोग किया। वहीं इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपना वोट डाला। मतदान बूथ संख्या 88 पर उन्होंने वोटिंग की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी वोट डाला। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की सोंसर विधानसभा के ग्राम शिकारपुर के मतदान केंद्र में मतदान किया।
वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के एक पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। बात करें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार की, तो वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ की बूथ संख्या 74 से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे दिग्गज नेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और लोरमी से पार्टी के उम्मीदवार अरुण साव ने बिलासपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। चलिए मध्य प्रदेश अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। अब तक 19.67% मतदान की खबर है। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरबोधी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन छुआर और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चलिए चुनावों के बाद अब खबरें कुछ और भी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी अमेरिकी यात्रा के अंतिम दिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की निवेश फोरम की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही एपेक देशों के क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत और अमेरिका ने $1 अरब के यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा की है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की निवेश फोरम पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बैठक में हिस्सा लिया। इस फोरम में इंडो पैसिफिक के नेताओं के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस के दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई। पीयूष गोयल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार अमोस होचस्टीन को बहुत बहुत बधाई। इस मुलाकात से अत्यधिक उत्साह से भरी शानदार चर्चाओं को सुविधाजनक बनाया है। मैं भारत और क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणामों को लेकर के आशावादी हूं। यह देखकर खुशी हुई कि दुनिया भारत को वैश्विक निवेश के अवसर के तौर पर देख रही है। यह पीएम मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार नियामक पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता लाने और सतत विकास प्रदान करने के परिवर्तनकारी प्रयासों की मान्यता है। मैं यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा का स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है ये उत्प्रेरक कोष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका ने क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के नए फंड की घोषणा की है। It clearly shows that Prime Minister Modi's consistent stand on climate issues, the positivity with which he engages, as well as the clear message that he gives out in all of his engagements has resonated with the world. And India and the US have resolved to work closely together. We've launched a new fund today where the governments of both countries are going to actively contribute. And we hope that this will act like a catalyst for large pools of capital to now look at and focus on investments in India. इससे पहले वाणिज्य मंत्री इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तीसरी बैठक में शामिल हुए थे। इस मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा अन्य आईपीएफ भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर हस्ताक्षर से अमेरिका और 12 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी भागीदारों में शामिल हो गया है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है आईपीईएफ। बता दें कि पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। आईपीएफ का गठन अमेरिका ने साल 2022 में किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं।
IPEF का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, विकास को गति देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के उद्देश्य से हुआ था। IPEF में 4 स्तंभों व्यापार, सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाता है। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान इनोवेशन हैंडशेक की घोषणा की गई थी। इसी वायदे पर काम करते हुए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी समकक्ष रेमंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए दोनों पक्षों के बीच इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन गहन तकनीकी सेंटर्स में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बिहार में भी IEC वाहन आदिवासी बहुल इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए कैमूर से ये खास रिपोर्ट। ये अपने आप में एक बहुत विलक्षण संकल्प भी है, अवसर भी है हम सब के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के आदिवासी बहुल जिले खूंटी से रवाना किए जाने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ अब दूर दराज के इलाकों में प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी बिहार के कैमूर जिले में हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया। ये वाहन अब कैमूर के दूरस्थ आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के भवानी कला और अधौरा ग्राम पंचायत पहुंचा। यहां ग्रामीणों की भीड़ जुटी। इस वाहन में लगी बड़ी LCD स्क्रीन के जरिए जहां लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित फिल्में दिखाई जा रही हैं, वहीं कैंप लगाकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। यहां लगाए गए चिकित्सा कैंप में 85 लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई। अधौरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम प्रकाश ने बताया कि अधौरा प्रखंड की 11 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले चरण में 22 नवंबर तक देश के आदिवासी क्षेत्रों को आच्छादित करने का लक्ष्य है, जबकि 23 नवंबर से 25 जनवरी तक ये रथ देश भर की ग्राम पंचायतों, टोलों, शहरी क्षेत्रों और महानगरों का भ्रमण करेंगे। उद्देश्य है इन कल्याणकारी योजनाओं के संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव तक जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवस के अवसर पर सोनभद्र से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा, जहां जन जन तक पहुंचकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही है। वहीं इन योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थी अपनी कहानी को खुद ही अपनी जुबान से बयां कर रहे हैं। मोदी जी ने हमको बहुत सुविधा दी है कर। इसमें पहले हम लोग बहुत बेबस लाचार थे। पहले जो है लकड़ी जल्दी नहीं मिलती थी, बच्चे रह जाते थे बिना खाए पिए। अब उजला मिलने से हम लोग समय से खाना बन जाता है, साफ सफाई रहता है। अब 5 लाख रुपया ये पर लिखल बा, वही से दवा होती है, मुफ्त में दवा मिलती है। एक कार्ड से रहने से हर समय हिम्मत बनल रहा जिन वहाँ जाओ तो दवा मिल जाएगी। लाभार्थियों का मानना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं ने न सिर्फ उनका जीवन सुगम किया है, बल्कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में संबल भी प्रदान किया है। मोदी दे देवना चाउर, गेहूँ, चीनी, जब से माने की गल्ला जैसे कोरोना फैलल बा तब से मोदी दी जेवना। और घरे खेती में नहीं होते गेहूँ चाउर, तो मोदी जी के धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को
धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस विषय पर कि आज जो किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का यह जो 15वीं किस्त उन्होंने जो भेजा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे मोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत और सहायता खेती बाड़ी करने के लिए मिल रहा है और भी योजनाएं जनता को मिल रही है और आदिवासियों को भी मिल रहा है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार ने बताया कि ये संकल्प यात्रा के माध्यम से हमें लोगों को सिर्फ जागरूक ही नहीं करना बल्कि योजनाओं का 100% लाभ भी उन तक पहुंचाना है। ये वर्तमान में इस जनपद के 621 ग्राम पंचायतों में से 107 ग्राम पंचायतें चिन्हित हुई हैं, जिसमें अगले 54 दिनों तक इसी तरीके का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन चलता रहेगा और 107 गाँव को आच्छादित किया जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर यह निश्चय करके बैठे हुए हैं कि हम यह मिशन है इसको 107 गाँवों तक ही नहीं अपितु पूरे 621 ग्राम पंचायतों में लेकर आएंगे। ये यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से होते हुए अगले साल जनवरी तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। छठ के पावन गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। वहीं छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।